नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज दिन भर की बड़ी खबरों को दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मोदी सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए नई नीति लेकर आई है। इस गाइडलाइन को 3 महीने के भीतर जमीन पर उतारने का प्लान भी सरकार ने तैयार कर लिया है। दूसरी तस्वीर यूपी विधानसभा की है, जहां मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर घेरने की कोशिश की है, जबकि तीसरी तस्वीर वाराणसी से जुड़ी हुई है, जहां पर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई पर सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं और सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगाया है। जबकि चौथी तस्वीर ऑपरेशन माफिया से जुड़ी हुई है, जिनके खिलाफ योगी सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है और अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें गिराने का काम भी किया जा रहा है। ये तस्वीर प्रयागराज से जुड़ी हुई है, जहां पर अतीक के गुर्गे आशाद की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। लखनऊ से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अवनीश अवस्थी भी शामिल हो रहे हैं। 12 जिलों के डीएम भी इसमें शामिल होंगे और 5 कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। खबर है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए की जा रही जमीन अधिग्रहण समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये बड़ी बैठक होने वाली है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी है बैठक के बारे में? देखिए अमित, गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज समीक्षा बैठक है। इस बीच बहुत सारे जो जिलाधिकारी और जो कमिश्नर है, जहां जहां से भी गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजरना है, उन जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और जिस तरीके से सरकार गंगा एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर काम कर रही है, उसमें जमीनों का अधिग्रहण सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज अपडेट लेंगे। और साथ ही साथ इस बैठक में मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो एजेंडा तय होगा कि 2022 के चुनाव तक क्या गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, या अगर पूरा नहीं भी होता है तो काम कहां तक पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इस बीच वो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि आखिर रूपरेखा क्या तैयार की गई गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के, और अधिकारी से वो समीक्षा बैठक के जरिए ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिलों में अभी तक विकास कार्य कहां तक पहुंचा है गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर। ठीक है, आप बने रहे अनामिका हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ी बैठक होने वाली है। आज कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होने वाली है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी एडीजी जोन और जिले के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जिलों में हुई घटनाओं को लेकर सीएम रिपोर्ट लेंगे। शाम 7:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी है? देखिए अमित, इसी बैठक की ठीक बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। बेसिकली समीक्षा होगी पूरे प्रदेश को लेकर के कि जिस तरीके से अलग अलग जिलों से बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, उन्नाव की घटना की बात करें, बहुत सारी छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर सरकार की ने सफाई दी और विपक्ष ने भी सदन में काफी हमलावर तरीके से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर जो खासतौर पर बैठक बुलाई गई है उसमें पेच कसने वाले हैं। और कुछ जिले ऐसे जहां से शिकायतें ज्यादा आ रही हैं घटनाओं को लेकर के, उनसे वो अपडेट भी लेंगे। इस बैठक में खास तौर पे अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर के जो डीजीपी एससी अवस्थी, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जो ये बताएंगे कि फिलहाल जो वर्तमान में घटनाएं हुई हैं उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अफवाहों के बाजार को हवा देने का भी काम करते हैं? गलत जानकारी को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शामिल किए गए हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ प्रावधान किया गया है इस नई गाइडलाइंस में, उस बात का भी हम आपके सामने जिक्र करते हैं। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. इस फैसले के पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए नियम और कानून तय करने का आदेश दिया था। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई गाइडलाइंस की जानकारी दी। सरकार का दावा है
कि सोशल मीडिया पर अभद्रता परोसी जा रही है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए अकाउंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। 24 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा। चीफ कंप्लेन अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया उसको भी बताना होगा और उसकी जानकारी कोर्ट और सरकार को देनी होगी। और सरकार का यह मानना है कि देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ लोग गलत काम के लिए कर रहे हैं, जिसके जरिए क्राइम को भी अंजाम देने का काम किया जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने नए नियम बनाकर समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में केओस, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म where we are insisting upon the platform to develop the mechanism. वहीं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इन कंपनियों को काफी छूट दी थी, लेकिन अब ये लोग मनमानी करने लगे थे, लिहाजा नई गाइडलाइंस का आना जरूरी था। उद्देश्य बहुत अच्छा है कि लोगों को इफेक्टिव रेमेडी मिल सके और इनको ज्यादा अकाउंटेबल और जवाबदाही बनाया जा सके इन सर्विस प्रोवाइडर्स को। इनको साथ ही साथ जिम्मेवार भी बनाया जा सके कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून के विरुद्ध जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसका आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऑल सेड एंड डन अच्छी दिशा में अच्छा कदम है, लेकिन चुनौतियां भी उसके साथ बहुत सारी हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ लगाम लगाने के लिए कानून बना दिया है। इस कानून को योगी सरकार विधानसभा से कल ही पास करा चुकी थी, लेकिन विधान परिषद में इस बिल को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल विपक्ष इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने इस मांग को दरकिनार कर विधानसभा से इसे पास कराने के बाद अब विधान परिषद से भी इस बिल को पास कराने में कामयाबी पाई है, जिसके विरोध में सदन में विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से सदन के भीतर कागज के गोले फेंके जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको विधान परिषद के भीतर की दिखा रहे हैं। जब लव जिहाद विधेयक को पास किया जा रहा था, जो कि विधानसभा से पहले ही पास हो गया है, तब विपक्षी दल की तरफ से विरोध किया गया। ये मांग की गई कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए, लेकिन बाद में इसे विधान परिषद से पास करवा दिया गया, जिसके चलते विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे और कागज के गोले बनाकर उन्होंने स्पीकर की तरफ फेंका। विधान परिषद में बजट भाषण पर चर्चा के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार के मुखिया ने अपने अंदाज में जवाब देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि पहले अच्छे आचरण की आदत डालिए, फिर बात करिए, क्योंकि आप लोगों को जो भाषा समझ आती है, सरकार उस भाषा में जवाब देने का काम कर रही है, जिससे आपको परेशानी है। क्योंकि यहाँ की संख्या अधिक है। अतः धन्यवाद हम लेते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के। मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता मत, ये सदन है, पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। दरअसल विपक्ष सरकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों को हुई असुविधा पर सवाल कर रहा था, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, जिस पर योगी सरकार ने विपक्ष को जवाब दिया। सरकार ने दावा किया कि यूपी में एक दिन में 2 लाख कोविड टेस्ट हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यूपी में 40 लाख लोग वापस आए, जिनको घर तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया। हर किसी की भूख प्यास मिटाने के लिए व्यवस्थाएं की गई। दिल्ली हो या फिर कोटा, वहां से छात्रों और मजदूरों को निकालने का काम भी सरकार की तरफ से किया गया और सुरक्षित घर तक पहुंचाने का काम भी सरकार ने पूरा किया। जब सरकार विपक्ष को स्वभाव और संस्कार पर स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रही थी, तब अखिलेश यादव पूर्वांचल का दौरा कर रहे थे। वाराणसी में मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने सरकार को अर्थव्यवस्था पर पाठ पढ़ाने की कोशिश की और महंगाई से परेशान लोगों का दर्द बताने लगे। उन्होंने कहा कि जब लोग महंगाई से परेशान हैं, तब सरकार किस पर बात करने को लेकर परेशान है। भारतीय जनता पार्टी
जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए। आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जिस संकल्प पत्र के सहारे यूपी में विकास करने आई थी वो सरकार नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है अब तक, मां गंगा कब साफ होंगी, वरुणा नदी क्यों नहीं साफ हो पाई हैं। इस बार योगी सरकार बात नहीं करना चाहती है क्योंकि विकास के नाम पर सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया है। कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा। दरअसल अखिलेश यादव पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का जगह जगह जोरदार स्वागत भी हो रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर वाराणसी एयरपोर्ट की है, जहां से अखिलेश यादव के निकलने की तस्वीरें हैं। इसके बाद अखिलेश यादव अपनी कार में बैठे और जौनपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरी तस्वीर में देखिए, अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और अब खबर कानपुर से, जहां पर कोरोना रिटर्न्स की दहशत से पूरे शहर भर में लोगों में डर देखने को मिल रहा है। केरल, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर रोजाना इन प्रदेशों से ट्रेनें आती हैं, जिसको लेकर आज स्टेशन सीटीएम ने स्टेशन का निरीक्षण किया और बिना मास्क लगाए लोगों को चेतावनी भी दी। आरपीएफ और जीआरपी को भी लगातार मास्क चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी एक बार फिर से ऐसे लग रहा है कि कुछ स्टेट्स में अपने पांव फिर से पसार रही है। इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि रेलवे स्टेशन किसी भी महामारी के फैलाव में हॉटस्पॉट होता है, स्पेशली कानपुर रेलवे स्टेशन जहां 5 दिशा से ट्रेन आती हैं और स्पेशली जहां पे इस समय कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल को बहुत ही कड़ाई के साथ फिर से फॉलो करवाया जा रहा है। सारी अनऑथराइज्ड एंट्री बंद की जा रही है और एक ही जगह से एंट्री और एक जगह से एग्जिट, ये सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार रेल कर्मी होने के कारण हम सभी के लिए जिंदगियां पहले हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर मिला पैसा रेलवे के लिए पहेली बन गया है। जहां एक तरफ जीआरपी पैसों की सुरक्षा के लिए परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के अधिकारी भी अब दहशत में आ गए हैं। वहीं अब ये पैसा रेलवे के किसी कॉन्ट्रैक्ट के कमीशन का बताया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग इस पैसों की जांच करने में जुटा हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 16 फरवरी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में एक पैसों से भरा बैग मिला था, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिले थे। वहीं इस पूरे मामले पर स्टेशन डायरेक्टर का कहना है कि मामले की जांच जीआरपी और इनकम टैक्स की टीम कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विहित प्रक्रिया है, उस हिसाब से जैसे ही हमें अनक्लेम्ड कैश मिला, हमने तुरंत जीआरपी को हैंडओवर कर दिया। और ऐसा मुझे जानकारी हुई थी कि जीआरपी ने इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर दिया है। अब बाकी जांच का विषय है, जो कि जीआरपी और इनकम टैक्स विभाग कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। जीआरपी को चूंकि मामला हैंडओवर किया गया है और ये जीआरपी के ही कार्य क्षेत्र में है, तो जीआरपी इसकी जांच कर रही है। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।